नमस्कार, मैं हूं सौरभ। रिया चक्रवर्ती पर आज की बड़ी खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती फिलहाल 22 सितंबर तक जेल में ही रहेंगी। आज सेशंस कोर्ट ने रिया की बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। अब अगले हफ्ते रिया के वकील हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन यह तय है कि रिया का वीकेंड भायखला जेल में ही बीतने वाला है। पहले आज देख लेते हैं कि कोर्ट में रिया के वकील ने क्या दलीलें दी और कोर्ट में रिया की अपील क्यों खारिज हुई। ना चली दलील, ना चले पैतरे, रिया को नहीं मिली बेल। रिया का मौजूदा पता फिलहाल भायखला जेल। पूरा देश कल से ही टकटकी लगाए बैठा था कि रिया का क्या होगा। इस पर आज सुबह 11 बजे एक बार फिर सेशंस कोर्ट में कार्रवाई शुरू हुई। सेशंस कोर्ट ने रिया की तरफ से दी गई दलीलों को खारिज कर दिया और रिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। रिया चक्रवर्ती भायखला जेल में ही रहेगी। 22 सितंबर तक रिया को जेल में ही रहना होगा। जमानत पर जेल से बाहर आने का सपना संजोए बैठी रिया चक्रवर्ती को आज मुंबई के सेशंस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सेशंस कोर्ट ने आज रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। रिया चक्रवर्ती ने अपने याचिका में कहा था कि उन पर लगाए गए तमाम आरोप झूठे हैं। उन्होंने न तो कभी ड्रग्स कंजम्पशन किया और ना ही कभी उसके लिए पैसे दिए। साथ ही में एनसीबी के सामने जो उन्होंने कहा था कि सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदा जाता था, अपने इस बयान से भी जो है रिया चक्रवर्ती मुकर गई थी। उनका कहना था कि उनका किसी भी ड्रग्स सिंडिकेट से कोई भी लेना देना नहीं है, न वो किसी ड्रग्स पेडलर को जानती और ना ही कभी इस तरह से कोई ड्रग्स कंज्यूम किया था। लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आज जो फैसला सुनाया वो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ था। इसका अर्थ यह है कि अगले कुछ दिनों तक रिया चक्रवर्ती को कोर्ट के आदेश के बाद जेल में ही रहना पड़ेगा। रिया अकेली नहीं, बल्कि रिया की पूरी ड्रग्स कंपनी की ही जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। रिया चक्रवर्ती भायखला जेल में रहेगी, जबकि शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और जैद बिलात्रा और बासित परिहार तलोजा जेल में रहेंगे। सिर्फ रिया चक्रवर्ती की ही जमानत याचिका खारिज नहीं हुई, बल्कि उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, इसके अलावा 4 अन्य लोग जिसमें जो उनके साथी थे, दीपेश, सैमुअल मिरांडा, साथ ही साथ अन्य लोग, इन सभी की जमानत याचिकाओं को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया, ये कहकर कि अभी इस पूरे ड्रग्स कनेक्शन की जांच चल रही है। जिस तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मुंबई की सेशन कोर्ट में ये बातें बताई थी कि अभी इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट से पर्दा उठना बाकी है। रिया और उस ड्रग्स कंपनी के दरवाजे सेशंस कोर्ट से बंद हो गए हैं, लेकिन रिया के पास हाई कोर्ट जाने का विकल्प मौजूद है। रिया के वकीलों ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। अगले हफ्ते रिया के वकील रिया की बेल को लेकर हाई कोर्ट में अर्जी देंगे। 2 कोर्ट से मायूसी हाथ लगने के बाद अब रिया चक्रवर्ती के वकील हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। सेशंस कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने के बाद रिया के वकील सतीश मानी शिंदे ने कहा है कि वो अब बॉम्बे हाईकोर्ट में नए सिरे से जमानत याचिका दायर करेंगे, लेकिन तब तक वो इंतजार कर रहे हैं कि सेशंस कोर्ट ने रिया की बेल को खारिज करते वक्त जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर कॉपी को स्टडी करेंगे और स्टडी के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से पहलू है, किन बिंदुओं की वजह से जो है रिया चक्रवर्ती के बेल को जो है खारिज किया गया था। और इस स्टडी को करने के बाद जो है सोमवार या मंगलवार को रिया की तरफ से जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की जाएगी। इसका मतलब साफ है, कम से कम सोमवार तक रिया चक्रवर्ती को मुंबई के भायखला जेल में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिया ही हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है, बल्कि सभी आरोपियों के वकीलों ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन बना लिया है। रिया के वकीलों ने सेशंस कोर्ट में कौन कौन सी दलील रखी जिसे खारिज कर दिया गया, अब वो समझिए। रिया के वकीलों ने कहा कि रिया ने कोई गुनाह नहीं किया, रिया को फंसाया जा रहा है। एनसीबी ने जबरन बयान लिया। रिया के वकीलों ने साथ ही यह भी कहा कि रिया को कस्टडी में रखने का मतलब ही नहीं है, रिया को जमानत मिलनी ही चाहिए। हालांकि सेशंस कोर्ट ने इन सभी दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। दूसरी तरफ एनसीबी ने कौन कौन सी दलीलें दी जिसकी वजह से रिया के हर मंसूबे पर पानी फिर गया, इसे भी जान लीजिए। रिया के लिए 27A एक्ट मुसीबत बन गया। मतलब कि अगर कोई ड्रग्स लेता है या खरीदता है तो यह जुर्म है। कोर्ट ने एनसीबी की उस दलील को भी माना जिसमें कहा गया है कि फोटो और वीडियो की जांच जारी है। साथ ही एनसीबी ने यह भी कहा कि बॉलीवुड लिंक तलाशने और टैबलेट की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में अभी वक्त बाकी है।
रिया चक्रवर्ती पर एनसीबी द्वारा 27 एक्ट के तहत दर्ज केस मुसीबत बनता जा रहा है। दरअसल 27 ये एक्ट के तहत जिन लोगों पर केस दर्ज किया जाता है उनके लिए अनुमानित तौर पर वैसे भी जमानत नहीं मिलती, लेकिन रिया चक्रवर्ती तो यहाँ इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा ही नहीं थी, बल्कि इस पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रही थी। जितने भी लोग इस पूरे सिंडिकेट में शामिल अभी तक पाए गए हैं वो रिया चक्रवर्ती के संरक्षण में थे। जो लेन देन हो रहा था वो भी रिया चक्रवर्ती के क्रेडिट कार्ड से हो रहा था। ऐसे में रिया चक्रवर्ती के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल बढ़ती जा रही है और इसी एक्ट ने रिया चक्रवर्ती की मुश्किल बढ़ा दी और सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। एक तरफ मुंबई में रिया समेत सभी ड्रग्स आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में भी एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जांच अधिकारियों ने केस की डिटेल्स एनसीबी डीजी राकेश अस्थाना को दी। आपको बता दें कि रिया के बाद बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां एनसीबी के रडार पर हैं और एनसीबी कई फिल्मी स्टार्स को समन भेजने की तैयारी में है। इस बैठक के लिए केस की जांच कर रहे डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा भी मुंबई से दिल्ली पहुंचे। शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर में एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंदर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन केपीएस मल्होत्रा ने पूरी डिटेल्स डीजी राकेश अस्थाना को दी। किस तरीके से रिया की इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तारी हुई, क्या सबूत जो है वो उसके खिलाफ थे। इसके अलावा जिस तरीके से रिया समेत 6 लोगों की आज जो जमानत है उसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, क्या सबूत जो एनसीबी के पास थे उसको पूरा बताया गया, आगे की क्या प्लानिंग होगी, इसके बारे में चर्चा की गई। और सबसे अहम केस नंबर 15/2020 जिसके अंदर बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग रैकेट फैला हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो एनसीबी कर रही है। अब एनसीबी की रणनीति यह है कि किसी भी तरीके से अब जो पूरा बॉलीवुड के अंदर जो रैकेट, ये पूरा ड्रग रैकेट फैला हुआ है उसको किस तरीके से उसका पर्दाफाश करना है, इसकी रणनीति तैयार की गई। कई बड़े स्टार्स के नाम जो है वो एनसीबी के पास हैं जो इस पूरे ड्रग रैकेट के अंदर इन्वॉल्व है। कैसे उनको सम्मान देना है, कैसे उनको पूछताछ के लिए बुलाना है, इसकी भी पूरी रणनीति इस मीटिंग में तैयार की गई। रिया की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। रिया को अब रविवार तक तो हर हाल में जेल में ही बिताना होगा। इसके बाद रिया के वकील हाई कोर्ट जाएंगे और जमानत याचिका दाखिल करेंगे। लेकिन जिस तरह एनसीबी रिया के खिलाफ घेराबंदी कर रही है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि रिया की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली हैं। सेशन कोर्ट से रिया चक्रवर्ती को झटका लगा। कोर्ट ने रिया की जमानत की अर्जी खारिज कर दी। अब यह साफ है कि रिया चक्रवर्ती 22 सितंबर तक जेल में रहेंगी अगर उन्हें सोमवार को भी जमानत नहीं मिलती है। और रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती समेत सभी 6 आरोपियों की बेल को भी अदालत ने आज रिजेक्ट कर दिया है। अब अगले हफ्ते हाई कोर्ट ही इन सभी लोगों की एक आखिरी उम्मीद है। इस बीच आज दिल्ली में भी एनसीबी की एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में सुशांत ड्रग्स केस के एक पहलू पर डिटेल से बात हुई। रिया के बयान के बाद बॉलीवुड की कई हस्तियां अब एनसीबी की रडार पर हैं। इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ 2 सहयोगी हैं हमारे, अभय पराशर और दिनेश मौर्य। दोनों इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं। पहले तो दिनेश, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि वो कौन सी सबसे बड़ी बात है जो रिया चक्रवर्ती और बाकी आरोपियों की जमानत के आड़े आ रही है? देखिए 3 अहम चीज़ें हैं, उसमें सबसे अहम है 27 है, क्योंकि एनसीबी जो है इस पूरे जांच के दौरान कोर्ट को एक कन्विंस करने में कामयाब रही कि रिया चक्रवर्ती और शौविक जो है फाइनेंस में इन्वॉल्व थे। सिर्फ ड्रग्स कंजम्पशन का मामला नहीं है, बाकायदा ड्रग्स खरीदा गया, फाइनेंस किया गया, खुद कंजम्पशन किया गया। और तीसरी पार्टी यानी सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी ड्रग्स प्रोवाइड किए गए, तो ये फाइनेंस का एक एंगल आ गया। दूसरी सबसे अहम चीज़, अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाता है जमानत पर तो ये अपने रसूख का इस्तेमाल करके, पैसे का इस्तेमाल करके इस मामले के जो गवाह है उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। सबसे अहम और थर्ड चीज कॉन्स्पिरेसी की बात भी जो है कोर्ट को कन्विंस करने में कामयाब रहे। और इनके साथ ही जो अब इस केस के जरिए आगे का सबसे बड़ा कदम है एनसीबी का कि बॉलीवुड में जो बड़ा ड्रग्स कार्टेल काम करता है सक्रिय इतने सालों से, रिया के जरिए वो पहला सिरा मिला है। रिया की पूछताछ में कई बड़े नामों का खुलासा हुआ है, लेकिन फिलहाल इन तमाम नामों को गोपनीय रखना चाहते हैं। और कोर्ट को उन्होंने कन्विंस किया कि अगर इस समय इस स्टेज पर अगर इन आरोपियों को बाहर छोड़ दिया गया तो उनका केस बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, सबूत मिटाए जा सकते हैं, आगे जो गुनहगार है उन्हें अलर्ट किया जा सकता है, वो सतर्क हो जाएंगे। और इन्हीं तमाम बातों पर जो है कोर्ट को लगा कि इस समय इन आरोपियों को बाहर भेजना सही नहीं होगा। एग्जैक्ट डिटेल कोर्ट का ऑर्डर क्या था बेल खारिज करते वक्त, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करेगा, लेकिन सरकारी पक्ष का कहना है कि ये वो अहम चीजें थी जिससे शायद कोर्ट कन्विंस हुई। सौरभ,
जी अच्छा अभय, और दूसरी बात यह कि एनसीबी बार बार ये भी कह रही है कि ये जांच अभी और आगे बढ़ने जा रही है, खास तौर पर बॉलीवुड में ड्रग्स किस हद तक आम हो चुकी है और उस रैकेट में कौन कौन लोग शामिल हैं। कई बॉलीवुड स्टार्स के नाम भी एनसीबी के पास शायद मौजूद हैं जो पूछताछ में उस तक आए हैं। तो इस सिलसिले में दिल्ली में भी आज सुना है कि एक बड़ी बैठक हुई है। देखिए बिल्कुल सौरभ, मैं आपको बताऊं कि जो केपीएस मल्होत्रा जो कि डीजी जो है डिप्टी डायरेक्टर हैं दिल्ली के, उन्होंने जब इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी और वो दिल्ली से मुंबई आए थे तब उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने साफ तौर पे बात कही थी कि ये केस सिर्फ सुशांत और रिया से जुड़ा इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है एनसीबी। एनसीबी को पता लगाना है कि पूरी तरीके से ड्रग नेक्सस में कौन कौन लोग शामिल हैं। और रिया ने जो स्टेटमेंट दिया है सौरभ एनसीबी के सामने, उसमें रिया ने एक बात ये कही है कि वो कुछ बॉलीवुड की पार्टीज में जाया करती थी जहां पे कुछ ड्रग पेडलर और ड्रग पेडलर के साथ कुछ ऐसे बॉलीवुड के लोग होते थे। वो किस लेवल के होते थे, हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि बी ग्रेड के जो कुछ बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं, उस तरीके के लोग हैं, वो वहां पर ड्रग्स लिया करते थे। और वहीं पर एक दो बार रिया चक्रवर्ती ने भी वहां पर ड्रग्स लिया था, हालांकि वो इस बात की हैबिचुअल नहीं थी। तो ये कौन कौन लोग हैं? हमारी जानकारी के मुताबिक रिया चक्रवर्ती के बयानों में करीब 15 से 20 ऐसे लोग हैं जो कि बॉलीवुड में बी ग्रेड लेवल के लोग हैं। और ये अक्सर जो पार्टीज हुआ करती थी स्टार्स की, जहां पर कुछ बड़े स्टार्स भी आते थे, वहां पर ड्रग्स लेते थे। तो इन सबके नाम जो है वो एनसीबी के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन इन्हें सम्मन कैसे दे लिए बुलाना है, क्योंकि पूछताछ से पहले एनसीबी जो एविडेंस है उन्हें पुख्ता तौर पर रिकवर कर लेना चाहती है। उसके बाद यह बिल्कुल तय है कि 2 दिन के लिए केपीएस मल्होत्रा दिल्ली गए हैं, लेकिन जो उनसे हमारी कल बात हुई थी कि आज उन्होंने जो डीजी हैं उन्हें पूरा ब्रीफ कर दिया है कि अब तक इस केस में क्या कुछ मिला है। और सबसे बड़ी बात सौरभ की, एनसीबी के जो ग्राउंड्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट थे, इसी वजह से सेशन कोर्ट में भी आज रिया चक्रवर्ती समेत जो तमाम आरोपी थे, चाहे हम शोभिक की बात करें, सबकी जमानत जो है खारिज हो गई, क्योंकि उसमें ग्राउंड सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ये एक्टिव मेंबर थे ड्रग सप्लाई करने के, ड्रग लेने के, ड्रग खरीदने के, यानी कि एक्टिव मेंबर की श्रेणी में रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती को बता दिया है, सैमुअल मिरांडा को बता दिया है। इसी वजह से अब पूरे नेक्सस को खंगालना है और इसी के लिए का जो हेडक्वार्टर है आरकेपुरम में, वहां पर एक मीटिंग हुई है, ब्रीफिंग दी है केपीएस मल्होत्रा ने। राकेश अस्थाना जो है डीजी, उनको आपसे चीज समझना चाहते हैं हम। अभय ये बताइए, आपने कहा कि एक ड्रग सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर के तौर पर रिया को दिखाया गया है, शोभिक को भी दिखाया गया है। अब रिया चक्रवर्ती ने अब जो बयान खुद दिया या शोभिक ने दिया, उनका कहना यह है कि वो केवल सुशांत के लिए ड्रग्स मुहैया कराते थे, और रिया चक्रवर्ती ये कहते हैं कि वो खुद एक्टिवली उन्होंने कभी किसी ड्रग पेडलर से बात नहीं की। तो कैसे एनसीबी रिया को एक ड्रग सिंडिकेट का एक्टिव मेंबर बता रही है? देखिए सौरभ, जो शोभिक चक्रवर्ती है, शोभिक चक्रवर्ती का स्टेटमेंट जो हमने सबसे पहले कल दिखाया था, उसमें यह बात है कि शोभिक चक्रवर्ती ने जब बताया, जब वो सुशांत से मिला रिया के सुशांत के घर में जाके, तो रिया चक्रवर्ती को इस बात की जानकारी थी कि ये ड्रग जो हैं वो सुशांत के लिए खरीदने हैं। और रिया चक्रवर्ती ने ही कहा था कि ड्रग अरेंज करो, क्योंकि जैसा कि रिया का दावा है कि 3 से 4 बार सुशांत जो है वो ड्रग लिया करते थे, जो बड है वो पिया करते थे, इसी वजह से अरेंज करने के लिए बोला रिया चक्रवर्ती ने। इसके बाद शोभिक चक्रवर्ती का कोई दोस्त निकलता है जैद, वो जैद को बोलता है कि ड्रग अरेंज करना है। तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो है वो रिया का है। और सबसे एक अहम बात है सौरभ, जो ईडी ने जो चैट रिट्रीव की थी, जो डिलीट कर दी थी रिया चक्रवर्ती ने, उसमें बड़ी अहम बात है। बेशक रिया चक्रवर्ती ये कह रही है कि वो सुशांत के लिए ड्रग अरेंज करती थी, लेकिन उसमें एक चैट के अंदर रिया चक्रवर्ती ने माना है कि उसने ड्रग लिया है। वो एमडीएमए जब मांग रही थी तो साथ में उसने बोला था कि उसने एक बार एक ड्रग लिया है, हालांकि बहुत ज्यादा हाई ड्रग लेने की वो हैबिचुअल नहीं है। ये तमाम चैट जो है ये एविडेंस है। शोभिक चक्रवर्ती का जो संबंध है जैद से और रिया चक्रवर्ती की सब कुछ नॉलेज में था। तो कहीं ना कहीं इस पूरी कड़ियों को जोड़ते हुए जो चैट्स हैं, कई सारी हमारे जो सूत्र हैं वो हमें ये भी बता रहे हैं एनसीबी में कि कुछ अहम वीडियोस भी मिली हैं। ये वीडियो अभी तक लीक नहीं की जा रही हैं क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन वीडियो से भी काफी अहम जानकारी मिली है जिसमें रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती का ड्रग्स से साफ तौर पर उसमें कनेक्शन दिख रहा है एनसीबी को। तो अच्छा ये बताइएगा, हमारे साथ दिनेश भी है। दिनेश ये बताइए कि लगातार जो रिया चक्रवर्ती के शोभिक के जो वकील हैं, उनका ये कहना था कि वो लोग जिनके पास से ड्रग्स बरामद हुई, जिनके पास से पोजीशन मिला है ड्रग्स का, उनको जमानत मिल गई और रिया चक्रवर्ती को या शोभिक को जमानत न देने का कोई आधार नहीं है क्योंकि उनके पास से कोई रिकवरी नहीं हुई है। इस बात का क्या काउंटर तर्क है एनसीबी के वकीलों का?
देखिए एनसीबी का कहना है कि जब ये पहली बार ये केस पूरा सामने आया था पिछले महीने, जब गिरफ्तार हुए थे दो आरोपी करण अरोरा और अब्बास, इन दोनों के पास से रिकवरी काफ़ी कम थी, लेकिन जैसे जैसे वो पूरे मामले की जांच आगे करते गए उस दौरान उन्हें पहली बार फाइनेंशियल एंगल सिखाई दिया। शौविक की गिरफ्तारी के बाद, रिया की गिरफ्तारी के बाद इन लोगों ने अपने पैसे से खुद के कंजम्पशन के लिए तो ड्रग्स खरीदा, साथ ही में जैसे मैंने पहले आपको बताया सुशांत के लिए भी खरीदा। तो ये अपने आप में जो ज़रूरी मुद्दे लगते हैं 27A को अप्लाई करने के लिए वो इस केस में आ जाता है। पहले जब ये केस फाइल किया गया था तब उस दौरान जो है 27A धारा नहीं लगाई गई थी, लेकिन जैसे ही शौविक की गिरफ्तारी हुई, पूछताछ हुई, जो जैद विलात्रा उसकी गिरफ्तारी हुई, पूछताछ हुई, उसमें जो पूरा फाइनेंशियल ट्रेल है ड्रग्स को खरीदने से लेके पेडलर से लेके ड्रग सप्लायर तक सबकी जानकारी मिलती गई और एक बड़ा फाइनेंशियल चेंज जब सामने आया तब जो है एनसीबी ने तय किया कि अब इस मामले में जो है 27A जो धारा है एनडीपीएस एक्ट की उसे ऐड किया जाए और ये जो एक्ट है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, साथ ही में 10 साल से ज़्यादा जो सज़ा इसमें हो सकती है और इसीलिए जो है इस मामले में इन्हें गिरफ्तारी नहीं मिली। जो पहले गिरफ्तार हुए उस दौरान ये धारा उस समय तक नहीं जोड़ी गई थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलें फिलहाल दिनेश आपका और अभय आपका भी, और इसी के साथ हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे शौविक चक्रवर्ती ने बहन रिया के बारे में क्या क्या खुलासे किए हैं।